आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 20वां भाग। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला झुला रही थी। हूँ हाँ मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बात करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वो संकोच के मारे उधर ना जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्युनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप ना गए होंगे। ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, ये सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस। अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह नहीं सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहाँ ये जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा सा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वो देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। काम लिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं है। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वो तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुष को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास ना करने देंगे, हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर ना बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर ना डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं। 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने से पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वो बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वो परमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले, इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील, रतनबाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो ये चाहता ही था। चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। ये कहकर वो पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी सब मुंह ताके। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते।
रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम ना था, पर इस वक्त फंस गया था। क्या करता। आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब कि बात कैसे छेड़े। रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे ही नीचे झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठने से डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे। रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और ये गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु अपने वक्ष में चुपती चली जा रही है। और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी, कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला ना बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको पेंग मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से ना झूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। रतन, हाजी अभी क्या देर हो गई है, अभी 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा। कल जलपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा अब गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूरी जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपये थे। जलपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी नहीं गिना, नहीं जरूर कहती। कहीं ऐसा ना हो थैली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का ना रहूं, क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपये मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर ये 200 रुपये मिल भी गए तब भी 500 रुपयों की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर वो कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वो सराफे में जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वो लौट ही रहा था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया, कहिए रुपये कब मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो गंगू के रुपये चुकाए हैं, आपकी तुम्हारी बारी है। चरणदास, वो सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपये ना लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो गया है, रुपये सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपये होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए। सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दे दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नियत ही खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई कल मैं रुपये लेकर तो ना आ सकूंगा, यूं जब कहो तब चलाऊं। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपया का बंदोबस्त ना करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्ला कर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भाग नहीं जाता हूँ, इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी तो मिली नहीं। अधीर ना हो तो क्या हो, कल कम से कम 200 की गिरक कर रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपया नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपया नहीं है।
कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी आएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब ना दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा ना भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जल्पा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो ना निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जल्पा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वो समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, तो वो मुझे कभी उधार गहने ना लेने देती। उसने तो कभी अपनी मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया। मुझे एक एक पैसा दांत से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम ना हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते। मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जल्पा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाहरी बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाए? नई निवाड़ लेकर चारपाइयां क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमियों को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे याद आता है कि कल मैंने पकौड़ियां खाई थी। विजय बहुर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जल्पा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपये उठाकर दे दिए, उनमें 200 रुपये मेरे भी थे। जल्पा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो ना था। मगर उसके पास से रुपये कहीं जा नहीं सकते, वो आप ही भेज देगी। रमानाथ, माना पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जल्पा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास हैं। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? जल्पा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपये देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपये ये दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूं, 100 रुपये मेरे पास ही हैं, तो कुल मिलाकर 100 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नजर न आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वो खाना खाकर लेटा तो जल्पा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का? क्या मैं उदास हूँ? जल्पा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे छिपाता? जल्पा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूँ। जल्पा, वो तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। रमानाथ, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जल्पा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वो चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जल्पा, क्या स्वप्न देख रही हो? जल्पा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, ना जाने कैसा स्वप्न देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जल्पा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वो अपने को सशंकित होने से ना रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? जल्पा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कहे देता हूं, फिर मेरा मुंह ना देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जल्पा को अभी तक नींद ना आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जल्पा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूंगा। जल्पा, अच्छा तो करवट सोना, चित्त सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया,
पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उसकी रक्षा कर रही हैं। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जल्पा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपए कहाँ से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जल्पा, ये रुपये मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपया जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किए? जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपये की परवाह नहीं रही। रमानाथ, अपने भाग्य को कोसती होंगी। जल्पा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वो औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं? जल्पा ने प्रेम पूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामिब, तीसरा घर घुस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 20वां भाग। कहानी की और भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।